4% क्षेत्रफल भारत के पास है। 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है और भारत की आबादी दुनिया की 18% है। ये सिचुएशन सिर्फ भारत में है और भारत विकासशील देशों की, विकसित देशों की नकल करता है। कभी संभव नहीं है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ओनली 2.4% है और दुनिया की 18% पॉपुलेशन हमारे पास है और पिछले 60 सालों से हम नेचुरल रिसोर्स का दोहन कर रहे हैं। ज़मीन को लूट रहे हैं, जंगल को लूट रहे हैं, पानी को लूट रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को लूट रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग की बात भी कर रहे हैं। खैर, विषय मेरा ये है कि हमारी खेती में रासायनिक उर्वरकों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फिर फास्फेट, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। नाइट्रोजन के बिना क्रॉप वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कर सकती और फास्फेट के बिना पौधा बोल्ड नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन पर सब्सिडी है, फास्फेट पर सब्सिडी है। नाइट्रोजन मेरे देश में बनती है। ये नाइट्रोजन वायुमंडल में होती है। 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में है। बारिश के दिनों में फसलों को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम होती है। बंजर ज़मीन में भी घासें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो नाइट्रोजन का जो स्रोत है वायुमंडलीय नाइट्रोजन है या फिर ज़मीन में पड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ, मेरी हर वीडियो में धरती माता में कार्बन जीवांश बढ़ाने की बात आती, ये मिनिमम से मिनिमम 1% होना चाहिए, जो 0.3% बचा है। अब नाइट्रोजन यूरिया हमको फसलों में धान, गन्ना, गेहूं, कपास, सोयाबीन, जो हैवी ग्रोथ वाली फसलें उनमें नाइट्रोजन मैं कहता हूँ यूरिया देनी पड़ेगी। साइंस है। इसको लोग कहते हैं सचान साहब की बातें सब अच्छी हैं लेकिन नेचुरल फार्मिंग में यूरिया डलवा रहे हैं। मैं डलवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे देश की 140 करोड़ आबादी है, सबको खाना तो चाहिए, लेकिन इस विषय को समझना, यूरिया डालते रहिए और कार्बनिक पदार्थ ऐड करते रहिए। 3-4 साल लगेगा कि यूरिया की ज़रूरत बंद हो जाएगी। जब ये कार्बनिक पदार्थ 1% आ जाएगा तो नाइट्रोजन की ज़रूरत बंद हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक फास्फेट का सवाल है, फास्फेट कार्बनिक पदार्थ में भी है और रॉक फास्फेट बाहर से आयात होता है। फास्फेट हमारी ज़मीन का हिस्सा है। ज़मीन में भी जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वहाँ भी फास्फेट है और साइंस के मुताबिक देखें तो हम ये फास्फेट हर साल डालते हैं और डीएपी की जो हम डीएपी डालते हैं, वैज्ञानिकों की माने तो जो हम खेतों में फास्फेट डालते हैं उसकी 30% मात्रा फसल लेती है और 70% मात्रा वहीं उसी खेत में आघुलनशील अवस्था में बदल जाती है। कल्पना करिए कि कोई किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और वो धान गेहूं का फसल चक्र अपनाता है और 20 साल से चल रहा है, तो आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में 125 कुंटल डीएपी डाली जाती है एक सीजन में।
125 किलो यहाँ, 125 किलो यहाँ, तो 2.5 कुंटल हो गई, यानी 250 किलो। 250 किलो का हम इसमें गुणा कर दें तो ये 50 कुंटल होती है। पिछले 20 सालों में इस खेत में 50 कुंटल हम DAP डाल चुके हैं, जिसमें से 30% फसलों ने ली है, 30%, 70% वहीं पड़ी है। तो 7 दूनी 14, यानी 17.5, 7 दूनी 14, यानी कि इसमें 17.5 कुंटल हटा दीजिए अगर, तो 33 कुंटल। एक हेक्टेयर ज़मीन में 33 कुंटल फास्फेटिक फर्टिलाइज़र पड़ा हुआ है, जो अघुलनशील है। पंजाब और राजस्थान के कुछ एरिया में पंजाबी लोग अब अपनी ज़मीन में H2SO4 डाल रहे हैं। यहाँ रॉक फास्फेट अघुलनशील है, उसके फास्फेट को सोल्यूबल बनाने के लिए H2SO4 से क्रिया करा के फास्फेट बनाई जाती है। अब कुछ किसानों को कहीं से अकल आई तो वो H2SO4 डाल रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन के लिए घातक है। मैं जो नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ उसमें अक्सर कहता हूँ कि प्रकृति में एक व्यवस्था है जो नेचुरल रिसोर्स के बीच में एक तारतम्य बनाता है, और उसका नाम है जंगल के जीवाणु। कभी हमारे खेतों में भी हुआ करते थे। मुद्दा ये है कि अगर मोदी जी ने कहा कि फास्फेटिक DAP का इस्तेमाल कम करिए या यूरिया का इस्तेमाल कम करिए, तो करना क्या है? ये तो तय मानिए कि हमें रासायनिक उर्वरकों से बाहर निकलना है। खास करके DAP की जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि देखना आप पूरे देश में जैसे ही रबी का सीजन आएगा, खरीफ के बाद जब रबी आएगा, जब गेहूं बोया जाएगा, तो DAP की शॉर्टेज पड़ती है। DAP के लिए मारामारी होती है, नकली DAP मिलने के चांस होते हैं। 1350 रुपये की DAP 1700 2000 तक में बिकती है, और जब सरकार कह दे कि इसकी खपत कम करिए तो समझ लो कुछ ना कुछ है। तो है क्या मित्र, मैंने कई वीडियो में बोला है कि साइंस के हिसाब से देखें तो अब हमारे देश को अगले 50-60 सालों तक DAP की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे खेत में इतना फास्फेट है। अब प्रश्न ये है कि जो हमारे खेत में अघुलनशील फास्फेट है उसको सोल्यूबल कैसे बनाया जाए। इसलिए यहाँ पर विज्ञान आता है सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवाणुओं का। वह सूक्ष्म जीवाणु, जमीन में पाए जाने वाले वह सूक्ष्म जीवाणु जो किसी समय में हमारी मिट्टी को जीवंत बनाए रखने में मदद करते थे, एक सोची समझी पॉलिसी के तहत दीमक को मारने के नाम पर केंचुआ, गुबरैला और सूक्ष्म जीवों को मारा गया है। मैं फिर कहूँगा कि दीमक दुश्मन नहीं थी, लेकिन ये जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, जो कहा गया कि ये डालिए दीमक को मारिए, एक एजेंडा था, हम समझ नहीं पाए और गलती हो गई। तो मैंने जब किसी ज़मीन में कुछ ऐसे खतरनाक मॉलिक्यूल डाले तो ये सूक्ष्म जीवाणु मर गए। अब ज़मीन में जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो ख़त्म हो गई। अब जो जड़ तना पत्ती छूट जाता है ज़मीन में जाने अनजाने, या मैं कुछ गोबर की खाद डाल देता हूँ, तो वो ह्यूमस यानी जीवांश में कन्वर्ट नहीं होता। ये सूक्ष्म जीवाणु एक नहीं है, 1987 तक
केवल राइजोबियम था। आज 2026 हो गया, इनकी संख्या 26 हो गई। ये 26 नहीं है मित्र, हो सकता है ये 260 हो सकता है 2600 हो सकता है 2,60,000 हो। अनगिनत ये प्रभु की माया है, प्रकृति की माया है। कैसे समझना कि 87 तक देश का माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट केवल राइजोबियम का गुण गाता था। आज वो राइजोबियम, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, बिवेरिया, माइकोराइजा इनके गुण गाने लगा है। अभी इस ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं। इसीलिए मैं गोबर गौमूत्र से बनने वाले जीवामृत का सख्त विरोधी हूँ और कहता हूँ ये भी एक झूठ है। सत्य ये है कि जंगल की मिट्टी का जीवामृत, जंगल आप कैसे समझना, एक जंगल है, एक किसान का खेत है। जंगल में कोई सिंचाई नहीं, कोई उर्वरक नहीं और किसी भी वनस्पति में कोई रोग नहीं और किसी भी वनस्पति में कोई कीट नहीं। चल के देख लीजिए आप। जंगल में, एक ही जंगल में अगर 15-20 प्रकार की ग्रासेस खड़ी हैं, 6-7 प्रकार की झाड़ियां हैं, 10-12 प्रकार के बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उनको आप अध्ययन करना। ना तो कोई सिंचाई की ज़रूरत है, ना उर्वरक की ज़रूरत है, ना कोई किसी भी वनस्पति में कोई रोग नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है। कारण प्रकृति की व्यवस्था जिंदाबाद है। यहाँ प्रकृति जीवित है। और हमारा जो खेत है वहाँ क्या है, हमको सिंचाई चाहिए, उर्वरक चाहिए। फसल में रोग लगेंगे और फसल में कीट लगेंगे क्योंकि यहाँ की प्रकृति नष्ट हो गई है। किसने की है? आधुनिक कृषि तकनीकियों ने, हैवी ट्रैक्टर ने, पेस्टिसाइड ने, फर्टिलाइजर्स ने और मोनोकल्चर ने। यानी गन्ना ही बोएंगे, आलू ही बोएंगे, धान ही बोएंगे, हम सह फसली खेती नहीं करेंगे, हम मिश्रित खेती नहीं करेंगे, हम मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए ये परिस्थितियाँ डेवलप हुई हैं। चलिए, बात आ रही थी कि फास्फेट हमको बिल्कुल नहीं देना। कैसे? जंगल में जो मैंने कहा अनंत प्रकार के जीवाणु हैं। जमीन में जितने भी प्रकार के जीवाणु होने चाहिए वो सब जंगल में हैं और हमारे खेत में जितने प्रकार के जीवाणु होने चाहिए उसमें से बहुत कम, लेस मात्र बचे हैं और बचने वालों में नेगेटिव पैथोजन ज़्यादा है। तो जंगल की 10 किलो मिट्टी लिया, जंगल की 10 किलो मिट्टी ह्यूमस युक्त नम मिट्टी जंगल में जहाँ मिले वो लाओ और एक के ड्रम लो, 200 लीटर का, 10 किलो मिट्टी इसमें डालो, 180 लीटर पानी भरो और 25 किलो या 28 किलो चीनी या गुड़ डाल दो। ये जो जीवाणु जंगल के थे अनंत प्रकार के, यहाँ इनका संवर्धन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और एक अच्छा सा क्या बनेगा, जीवामृत। ये जीवामृत जब हम 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन में डालेंगे या 50 लीटर जीवामृत 1 हेक्टेयर ज़मीन में डालेंगे, बरसात के सीजन में डालेंगे। कब? कोशिश करिए कि वर्षा ऋतु में डालिए, क्योंकि वर्षा ऋतु इतनी प्रकृति के लिए सबसे बेहतरीन माहौल होता है। जीवाणुओं का संवर्धन सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में होता है। तो वर्षा ऋतु में अगर मैंने ये 50 लीटर 1 हेक्टेयर में या 20 लीटर 1 एकड़ में ये वाला जीवामृत डाल दिया, तो ये जो फास्फेट की जो मात्रा वहाँ अवशेष थी, डीएपी की या सिंगल सुपर फास्फेट की या किसी भी फास्फेटिक फर्टिलाइज़र की,
जो अघुलनशील अवस्था में फास्फेट वहाँ पड़ा था, ये जीवाणु जो जब जाएंगे जीवामृत के माध्यम से तो इसको घुलनशील बनाएंगे। मित्र, सूक्ष्म जीवाणुओं का काम ये है कि मॉलिक्यूल को तोड़ना। अभी रॉक फास्फेट का मॉलिक्यूल है, वो टूट नहीं रहा। टूट जाए तो फसलों के काम आ जाए तो फास्फेट बन जाए, नहीं टूटा तो अघुलनशील है, तो ये जीवाणु उसको तोड़ देंगे। मुद्दा ये है कि अभी हमारे देश के किसानों को जो डीएपी है वो 1350 में मिलती है, रेट उसका यही है। अब वो बेशक जब कमी हो जाती है तो 1700 की मिले या 1900 की मिले या 2000 की मिले, वो बात अलग है। इसमें करीब करीब 2200 रुपया एक बैग में सरकार का अनुदान है। और ये रॉक फास्फेट या डीएपी दूसरे देशों से आयात होती है, ऐसे देशों से आयात हो रही है जहाँ युद्ध चल रहा है। इसलिए शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फास्फेटिक फर्टिलाइज़र को कम करने, डीजल की खपत को कम करने, इस तरीके की बातें की हैं। आने वाले समय में ये संकट गहरा भी सकता है और इस संकट से उबर भी सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर डीएपी की मात्रा खूब मिले भी तो भी हमारे खेत में जो रखी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए या बाज़ार से ला करके डालना चाहिए। 60 साल पहले देश अनादिकाल पहले से, करोड़ों करोड़ों साल से, लाखों लाखों साल से हम लोग कभी नाइट्रोजन का भी यूज नहीं करते थे। 60 साल पहले मेरे देश के किसान किसी भी फर्टिलाइज़र का जरूर उपयोग नहीं करते थे, किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति के प्रति वफादार था। आज जब नेचुरल फार्मिंग की बात आती है तो नेचुरल फार्मिंग में लोग हींग का, फिटकरी का, गौमूत्र का, खली का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया में ऐसे जाने कितने लोग जाने क्या क्या अंड संड बंड बोलते रहते हैं जिसका प्राकृतिक खेती से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे साथ देश के 5-6 लाख किसान जुड़े हैं। कभी कोई फ़ोन कर देता कि सचान साहब, मैंने 1 एकड़ ज़मीन में 1 कुंटल 100 किलो खली का प्रयोग किया है। हमने कहा क्यों? बोले सोशल मीडिया में सुना था कि खली का प्रयोग प्राकृतिक है। हमने कहा अप्राकृतिक है। कैसे? मित्र, प्रकृति का मतलब है कि एक जो साइकिल बना उस साइकिल से चलना, सिस्टम से चलना। बेसिकली खली दुधारू पशुओं का भोजन है। ये खली किसी भैंस गाय को खिलाइए, भैंस गाय जब गोबर देगी तो गोबर को खेत में ले जाइए। ये नेचुरल प्रोसेस है। खली देना, ज़मीन में खली घोल करके डालना, खली को पत्तियों में स्प्रे करना, ये नेचुरल नहीं है। अभी तो लोग नेचुरल फार्मिंग को बहुत हल्के में लेते हैं और नेचुरल फार्मिंग में के माध्यम से भी लोग किसानों को ठगने का, बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं किसानों को समझाता हूँ कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है सबसे पहले प्रकृति में ज़मीन आती है, ज़मीन की फर्टिलिटी कैसी है उस हिसाब से आप फसल बोइए। जल आता है, अगर भूगर्भ जल बहुत नीचे चला गया तो बहुत ज़्यादा सिंचाई चाहने वाली फसल मत बोइए। प्रकृति में जंगल आता है, तेज़ धूप है, लू चलती है तो देख लीजिए फसल को नुकसान ना हो तो जंगल का होना बहुत ज़रूरी है। खेतों के मेड़ों पर पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। और जीव का मतलब है जीव जंतु। खेत में मेंढक है, केंचुआ है, तितली है, मधुमक्खी है, चिड़ियाँ हैं। ये ज़मीन, जल, जंगल, जीव जब पर्याप्त होते हैं तो मैं प्राकृतिक खेती कर सकता हूँ। अभी ज़मीन में मैंने कहा 1% ह्यूमस होना चाहिए, जो 0.3% बचा है। भूगर्भ जल स्तर 30 से 40 फुट पर होना चाहिए, जो 300 से 400 फुट पर चला गया है।
जंगल हमारा 30% होना चाहिए, जो 7% बचा है, केवल 7%। जीव जंतु तो कितने मार दिए हमें कल आइडिया भी नहीं है। आपके खेत में केंचुआ नहीं, मधुमक्खी नहीं, तितली नहीं, चिड़िया नहीं, गुबरैला नहीं और कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं। अब मैं ना जमीन की फर्टिलिटी को सुधारना चाहता हूँ, ना भूगर्भ जल स्तर को वर्षा का पानी रोक करके ऊपर लाने का प्रयास करता हूँ, ना मैं खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाता हूँ, और जीव जंतुओं को तो रेगुलर मैं पेस्टिसाइड डाल के मार रहा हूँ। इनको संवर्धन करना तो दूर, इनको मारने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसके बाद कहता हूँ हींग का स्प्रे, फिटकरी का स्प्रे, गौमूत्र का स्प्रे। तो मैं कई बार कहता हूँ, एक गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं चलेगा। मित्र, हम देश के हर किसान से आह्वान करते हैं, हर किसान से अनुरोध करते हैं, अगर बचा सकते हो अपनी नस्लों को बचा लो। बच्चे पैदा किए हैं, अपने आने जो बच्चे पैदा किए हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका जीवन बचाना हम सबका जिम्मेदारी है। अब अर्थ का समय गया, धन कमाने का वक्त गया, अब जान बचाने का वक्त है। ये इतना पीरियड खराब चल रहा है कि जान बचाइए। इसीलिए मैं इसको, खेती को धर्म से जोड़ देता हूँ। बार बार कहता हूँ, खेती धर्म का विषय है, खेती दर्शन का विषय है, खेती पूजा का विषय है, खेती सनातन है।